नमस्ते, मैं हूं शिखा राजता और आपका स्वागत है लीगल पॉइंट पर। अगर आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वह जो घंटी बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आज की केस स्टडी बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प है। जमीन एक है लेकिन खरीदार दो हैं। ये कैसे हुआ और कानून ने किसका साथ दिया, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जहां हम आपको इस केस के पूरे विवरण, डिटेल्स और फैसले के बारे में बताएंगे। एक जमीन दो मालिक कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति महादेवप्पा से, जिनके पास दो प्लॉट्स थे, प्लॉट नंबर 56 और प्लॉट नंबर 57। इन दोनों प्लॉट्स को रुद्राप्पा नाम के एक व्यक्ति ने 15 सितंबर 1971 को अपने 3 नाबालिग बेटों के नाम पर खरीदा। कानूनी तौर पर अब वे तीनों बेटे उस संपत्ति के संयुक्त मालिक, जॉइंट ऑनर्स थे। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रुद्राप्पा, जो उन नाबालिग बेटों के पिता और नेचुरल गार्डियन थे, उन्होंने प्लॉट नंबर 57 को 13 दिसंबर 1971 को एक रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए मिस्टर कृष्णोजी राव को बेच दिया। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 22 साल बीत गए। 17 फरवरी 1993 को मिस्टर कृष्णोजी राव, जिन्होंने पिता से जमीन खरीदी थी, ने वही प्लॉट नंबर 57 श्रीमती के नीलम्मा को बेच दिया। अब इस जमीन की मालिक श्रीमती नीलम्मा थीं, लेकिन दूसरी तरफ रुद्राप्पा के वे बेटे, जो अब बालिग मेजर हो चुके थे, उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर वही प्लॉट नंबर 57 एक अन्य व्यक्ति मिस्टर के सेकंड शिवप्पा को बेच दिया। अब जमीन एक थी लेकिन दावेदार दो थे। एक थी श्रीमती नीलम्मा, जिन्होंने कृष्णोजी राव से जमीन खरीदी, और दूसरे थे मिस्टर शिवप्पा, जिन्होंने बालिग हो चुके बेटों से जमीन खरीदी। मिस्टर शिवप्पा ने दोनों प्लॉट्स 56 और 57 को मिलाकर उस पर अपना घर बना लिया। जब श्रीमती नीलम्मा ने यह देखा तो उन्होंने मिस्टर शिवप्पा के 1997 में एक केस फाइल कर दिया। नीलम्मा का कहना था कि कृष्णोजी राव ने जमीन पिता से खरीदी थी और फिर उनसे मैंने खरीदी, इसलिए मेरा हक पहले है। वहीं शिवप्पा का कहना था कि उन्होंने जमीन असली मालिकों बेटों से खरीदी है, इसलिए जमीन उनकी है। आपके लिए सवाल। तो देखा आपने, कितना उलझा हुआ मामला है। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। एक, जब पिता रुद्राप्पा ने जमीन बेची थी तब बेटे नाबालिग माइनर थे। क्या एक पिता अपने नाबालिग बच्चों की संपत्ति को इस तरह बेच सकता है? दो, अगर वह बिक्री सेल पूरी तरह वैध नहीं थी तो क्या बेटों को बालिग मेजर होने पर उस पुरानी बिक्री को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना जरूरी था? तीन, या फिर उनका उस जमीन को शिवप्पा को बेच देना ही यह साबित करने के लिए काफी था कि वे पुरानी बिक्री को नहीं मानते? आपको क्या लगता है, कानून के हिसाब से उस जमीन का असली मालिक कौन होना चाहिए, श्रीमती नीलम्मा या मिस्टर शिवप्पा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। लीगल पॉइंट्स और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। ये केस है कि सेकंड, शिवप्पा बनाम श्रीमती के नीलम्मा। इस केस में दो मुख्य कानूनी बिंदु थे। पहला कानूनी बिंदु नाबालिग की संपत्ति की बिक्री। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 8 यह कहता है कि एक नेचुरल गार्डियन जैसे पिता को नाबालिग बच्चे की अचल संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या ट्रांसफर करने से पहले कोर्ट की पूर्व अनुमति, प्रीवियस परमिशन लेना अनिवार्य है। इस केस में पिता रुद्राप्पा ने प्लॉट नंबर 57 को बेचते समय कोर्ट से कोई अनुमति नहीं ली थी। सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर ऐसी बिक्री बिना कोर्ट की अनुमति के की जाती है तो वह बिक्री शून्य नहीं होती, बल्कि शून्यकरणीय होती है। शून्यकरणीय का मतलब है कि जब वह बालिग हो जाएगा तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह उस सौदे को स्वीकार करे या उसे अस्वीकार रिपुडिएट कर दे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु अस्वीकार रिपुडिएट कैसे करें।
हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने यह माना था कि अगर बेटों को वह बिक्री पसंद नहीं थी तो उन्हें बालिग होने के 3 साल के भीतर उस पुरानी सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का रेशियो डेसिडेंडी निर्णय का आधार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक वॉइडेबल सौदे को अस्वीकार करने के लिए बालिग होने पर माइनर को जरूरी नहीं है कि वह कोर्ट में केस ही फाइल करे। वह अपने आचरण कंडक्ट से भी उसे अस्वीकार कर सकता है। इस केस में बेटों ने बालिग मेजर होने पर उस जमीन को मिस्टर शिवप्पा को बेच दिया। उनका यह कदम ही यह दिखाने के लिए एक स्पष्ट और अनइक्विवोकल आचरण था कि वे अपने पिता द्वारा की गई पुरानी बिक्री को अस्वीकार रिपुडिएट करते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब एक वाइडेड सौदे को अस्वीकार किया जाता है तो वह शुरुआत से ही शून्य वॉइड एबिनिटियो माना जाता है। तीसरा कानूनी बिंदु पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए की गवाही। इस केस में एक और अहम बात हुई। जो वादी प्लेंटिफर्न थीं, यानी श्रीमती नीलम्मा, वह खुद गवाही टेस्टिफाई देने के लिए विटनेस बॉक्स में नहीं आईं। उनकी जगह उनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने गवाही दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीओए होल्डर केवल उन्हीं बातों की गवाही दे सकता है जो उसकी पर्सनल नॉलेज में हो। वह उन बातों की गवाही नहीं दे सकता जो सिर्फ असली वादी प्लेनेटिफ की पर्सनल नॉलेज में थीं। इस आधार पर भी श्रीमती नीलम्मा का केस कमजोर हो गया। अंतिम फैसला। इन सभी कानूनी बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 1. चूंकि पिता ने जमीन बिना कोर्ट की अनुमति के बेची थी, वह बिक्री सेल शून्यकरणीय थी। 2. बेटों ने बालिग मेजर होने पर उस जमीन को शिवप्पा को बेचकर उस वॉइडेबल बिक्री को कानूनी रूप से अस्वीकार रिपुडिएट कर दिया। 3. क्योंकि वह पुरानी बिक्री अब शून्य हो गई, इसीलिए पहले खरीदार कृष्णोजी राव को कभी कोई वैध टाइटल वैलिड टाइटल मिला ही नहीं। 4. और जब कृष्णोजी राव के पास ही टाइटल नहीं था तो वह श्रीमती नीलम्मा को भी कोई टाइटल नहीं दे सकते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल रिस्टोर किया। जीत हुई मिस्टर के। सेकंड, शिवप्पा की, जिन्होंने जमीन बालिग हो चुके बेटों से खरीदी थी। उम्मीद है आपको यह केस स्टडी पसंद आई होगी और आपको वॉइडेबल ट्रांजैक्शन का यह महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं शिखा राजता, आपसे मिलती हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।